नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीड एंड सीड के सोइंग मेथड। आप लोग जानते हैं कि एक बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए एक सीड का एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर और एक वेल मेंटेन्ड स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट और रो टू रो बहुत ज़रूरी है ताकि बेहतरीन उत्पादन किया जा सके उस फसल का। तो आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेथड हैं सोइंग के या सीडिंग के उनको जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, सीडिंग क्या होता है और एक परफेक्ट सीडिंग के साथ हम कैसे बेटर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस सेशन के अंदर। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे एग्री मेंटर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पेड कोर्सेज को भी रन करते हैं, जो कि IBPS, AFO और बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे कि FCI, नाबार्ड और इवन दो हम स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे कि ADO वगैरह या ICR या MSc एंट्रेंस एग्जाम को भी कवर करते हैं, जिसमें आपको बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारे फंडामेंटल्स को क्लियर किया जाता है। और ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो सभी डिफरेंट फैकल्टीज जो कि अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है उनके द्वारा कवर किए जाते हैं। और इसमें हम आपको फ्री कंप्लीट PDF कवर करते हैं एज वेल एज हम आपको क्लासेस देते हैं और साथ में डेली आपके टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकें। जिन टॉपिक को आप लोग पढ़ चुके हो उनको आप लोग कवर कर सकें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मिला गया है और आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका सोइंग क्या है या एक सीडिंग ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, एक सोइंग या सीडिंग की बात करें तो ये एक आर्ट है जिसमें आपकी सीड को एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर प्लेस किया जाएगा ताकि सीड जो है वो बेहतर तरीके से जर्मिनेट कर सके और हमें एक बेटर प्रोडक्शन दे सके। और वहीं पर अगर हम बात करें तो एक परफेक्ट सीडिंग के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है। एक तो सबसे पहले कि करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड रेट हमें पर यूनिट एरिया में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से जितना मर्जी सीड फील्ड में अप्लाई कर देंगे। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड ही प्लेस किया जाना बहुत जरूरी है ताकि उस फील्ड में से एक तो हमें इनपुट कॉस्ट ज्यादा अप्लाई ना करना पड़े सीड की फॉर्म में, क्योंकि देखो सीड एक फंडामेंटल यूनिट है, इसके बिना तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल भी नहीं है ना। तो यहां पर इस फंडामेंटल यूनिट की जो अमाउंट है वो डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसकी जो डेप्थ होती है ताकि हम उस सीड को एक प्रॉपर डेप्थ में प्लेस कर सकें ताकि वहां से हमें एक बेटर रिटर्न मिल सके। क्योंकि जब सीड प्लेस किया जाता है तो करेक्ट स्पेसिंग इवन दो बिटवीन रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों ही फॉर्म में हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका जो सीड है उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है सोइंग के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आज से काफी टाइम पहले यानी कि आज के टाइम पर तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स आ चुकी हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका एक बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आप लोग जानते हैं अच्छे से, जिसका मतलब होता है कि स्कैटर करना, सीड को फैला देना। अब इसमें मैनुअली या मशीन, आजकल तो मशीन भी यूज की जाने लगी है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो मशीन है वो ज्यादातर ब्रॉड एरिया के लिए फॉलो की जाती है। लेकिन मैनुअली जो ब्रॉडकास्टिंग फॉलो किया जाता है वो हम लोग आपका ये कह सकते हो कि बहुत पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही है और ज्यादातर इसमें जो स्मॉल सीडेड क्रॉप होती है उनको इसमें फॉलो किया जाता है, या फिर इसके साथ में जो क्लोज स्पेसिंग क्रॉप होती है यानी कि जिन क्रॉप के बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है उनको इस पर्टिकुलर मेथड के द्वारा आपका सोइंग किया जाता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग इज प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। मतलब रैंडम स्कैटरिंग जो होता है सीड का उसी को फॉलो किया जाता है, उसी को हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। एंड इट कैन बी डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली बोथ। व्हेन ब्रॉडकास्टिंग इज डन मैनुअली यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ मैन। मतलब अब जो आपका सीड फील्ड के अंदर स्कैटर होने वाला है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आदमी आपका मैनुअली ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है उसको कितना अनुभव है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। आप लोग जानते हैं कि एक अनएक्सपीरियंस मैन ना तो मशीन के लिए आपका उतना सही होता है और ना ही वो आपका किसी मैनुअल वर्क के लिए उतना सही होता है। तो अब हम जब ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं तो अगर उस पर्सन के पास बेहतरीन स्किल है तो वो एक यूनिफॉर्म सीड को स्प्रेड कर सकता है एक फील्ड के ऊपर। डेफिनेटली प्लांट टू प्लांट और आपका रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर वो व्यक्ति जो है कुछ हद तक जो है आपका नियर अबाउट स्पेसिंग्स को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएगा और उतना ही सीड फील्ड में अप्लाई करेगा जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। और
और वहीं अगर हम बात करें तो सून आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग द सीड आर कवर्ड बाय प्लैंकिंग और सम अदर एडवाइस, मतलब सॉरी अदर डिवाइस। अब यहां पर क्या होता है, सीड फील्ड के अंदर हम डायरेक्टली स्कैटर करेंगे तो अब वो आपका एक्सपोज्ड है, एक तो सनलाइट में एक्सपोज्ड है जिसकी वजह से जर्मिनेशन आपकी इंपेयर हो जाती है, या फिर बर्ड्स जो है उस सीड को उठाकर ले जाएंगे, तो उस केस में हम उसको जो है एक कवरिंग दे देते हैं, आपकी एक डिफरेंट ये कह सकते हो कि छोटी सी पतली सी लेयर जो है सोइल की वो उसके ऊपर बिछा दी जाती है जैसे प्लैंकिंग वगैरह के द्वारा। तो उस प्रोसेस को यहां पर फॉलो किया जाता है। मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर्स के अंदर ज्यादातर आपका जो है ये उस केस में फॉलो करते हैं जहां पर बहुत ब्रॉड एरिया होता है वहां पर, लेकिन अब ये जो मेथड है वो आपका, इसमें हम लोग क्रिस क्रॉस सोइंग कर सकते हैं और इसके साथ में जो स्मॉल सीडेड आपकी क्रॉप होती है उनको इसमें फॉलो किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है वो अगर हम नैरो स्ट्रिप्स में करते हैं और इसके साथ में जो आपका ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा तो एक आइदर डायरेक्शंस के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग क्रिस क्रॉस सोइंग के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो सोइंग जो आपका स्मॉल सीडेड आते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सैंड के साथ मिक्स करके और आपका जो है सीड को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका सिसमम सीड है, तिल का जो सीड होता है उसको हम लोग सैंड के साथ 1:15 रेशियो के अंदर या 1:10 रेशियो के अंदर हम लोग मिक्स करके उसकी बिजाई कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। वरना तो क्या होगा, एक छोटे से एरिया में ही ज्यादा नंबर ऑफ सीड आपके प्लेस कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए यहां पर एक यूनिफॉर्म सीड स्प्रेडिंग के लिए हम लोग और उसकी इजीली हैंडलिंग के लिए क्या करते हैं, आपका स्मॉल सीड को हम लोग सैंड के साथ मिक्स करके आपका क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर से। अब इसमें आपका यहां पर डिसएडवांटेज क्या होता है? एक तो डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका जो सीड हम ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करते हैं उसका प्रॉपर एक तो सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता है, मतलब प्रॉपर सॉइल में हमारा मिक्स नहीं होता है और इसी वजह से इसकी 100% जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ज्यादातर आपका 20 से 25% सीड आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और वहीं अगर हम बात करें तो एनहेंस सीड रेट रिक्वायरमेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सीड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन डिजायर्ड डेप्थ, जो अभी आपको मैंने बताया कि एक प्रॉपर डेप्थ तक हम लोग सीड को प्लेस नहीं कर सकते जितना हम लोग चाहते हैं। डिजायर्ड डेप्थ एंश्योर परफेक्ट एनकरेज एंड लॉजिंग फॉलिंग डाउन इज कॉमन इन ब्रॉडकास्टिंग, मतलब यहां पर ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपका जो प्लांट है उसके गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये यहां पर आपको अलग अलग जो डिसएडवांटेज है इनको भी ध्यान में रखना है, इनके फायदे क्या हैं, क्यों हम लोग करते हैं, स्मॉल सीडेड अगर क्रॉप है तो उनको कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट मेथड आपका आ जाता है जिसको हम डिबलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। अब डिबलिंग के अंदर डिबल किया जाता है सीड को, हम लोग एक प्रॉपर डेप्थ तक आपका क्या करते हैं, डिबलर की हेल्प से, या जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डिबलर है तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर डेप्थ तक हमारा एक गड्ढा किया जाएगा और उतना ही गड्ढा आपका बाकी जो सीड है उनको प्लेस करने के लिए भी किया जाएगा और उस गड्ढे के अंदर सीड को प्लेस करेंगे, फिर उस गड्ढे को हम लोग मिट्टी के द्वारा भर देंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं डिबलिंग। तो इसमें क्या होता है, डिबलिंग इज ए प्रोसेस प्लेसिंग द सीड इन ए होल मेड इन सीड बेड एंड कवरिंग देम, मतलब आपका होल बना है उसमें सीड को प्लेस करना और फिर उसके द्वारा उसको कवर कर देना। इन दिस मेथड सीड्स आर प्लेस्ड इन होल मेड एट ए डेफिनेट डेप्थ एट फिक्स्ड स्पेसिंग, मतलब यहां पर क्या है, आपकी डिफरेंट आपकी स्पेसिंग के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं ये डिबलर ही यहां पर फॉलो किया जा रहा है और इसमें आजकल और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिबलर्स आ चुके हैं। मेज के लिए आपने देखा होगा एक रोटरी डिबलर यहां पर फॉलो किया जाता है, तो अलग अलग डिबलर्स हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है कि प्रॉपर डेप्थ तक हम लोग जो है उसको होल करके और सीड को प्लेस कर सकते हैं और स्पेसिंग भी मेंटेन कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। स्मॉल हैंड डिबलर्स आर मेड विद सेवरल कॉनिकल प्रोजेक्शन मेड इन फ्रेम, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सो इट इज नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल सीड। अब यहां पर क्या है कि ज्यादातर ये बोल्ड सीड जो आपके होते हैं उनके लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। एंड मोस्ट वेजिटेबल आर शोन इन दिस वे, या ज्यादातर आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं, या हम लोग कॉटन की सोइंग भी करते हैं, मेज की सोइंग करते हैं, वो हम डिबलिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपकी डिबलिंग है वो कितनी डेप्थ पर करनी चाहिए जब हम रिजेस के ऊपर सोइंग करते हैं। आपको पता होगा फील्ड के अंदर जो आपकी रिजेस हैं वो बनाकर हम लोग जो है सोइंग करते हैं, तो याद रखना जो आपकी रिजेस बनाई जाती हैं उन रिजेस के ऊपर कितनी डेप्थ के ऊपर हम लोग जो है आपका सीड प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी रिज बनाई जाती है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर उसकी डेप्थ है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या होगा, टॉप से हम लोग 2/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर छोड़कर और
नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर हम सीड को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और ये आपका नाबार्ड के अंदर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऐसा नहीं है कि जो आपका हम लोग सोइंग मेथड की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर जगह पे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरीके से मतलब आपको ये नहीं मानना कि यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपका इस मेथड को हम लोग कहां फॉलो करते हैं, नाबार्ड के इस मेथड को आपका फॉलो किया जाता है बोल्ड सीड क्रॉप के लिए। लेकिन ये मेथड आपका इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि सीड को अगर हम डिबलिंग मेथड के द्वारा प्लेस कर रहे हैं रिजेस के ऊपर तो आपकी कितनी डेप्थ के ऊपर हमें प्लेस करना पड़ेगा बॉटम से, तो उस केस में 1/3 आएगा। और अगर आपका पूछा जाए कि टॉप से कितने आपके यहां पर डेप्थ में प्लेस करना पड़ेगा तो 2/3 आपका। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो बिफोर सोइंग फरोज आर ओपन एंड फर्टिलाइजर आर प्लेस्ड अबव विच सीड्स आर शोन एंड द सीड डू नॉट हैव कांटेक्ट विद फर्टिलाइजर। मतलब यहां पर क्या है, आपके हम फरो को जो बनाते हैं तो उस रीजन फरो बनाते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फरोज होती हैं उनको बनाने से पहले आपका फर्टिलाइजर हमें प्लेस करना है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्टिलाइजर हैं वो हमारे सीड जितनी डेप्थ में प्लेस किए जा रहे हैं उससे बिलो होने चाहिए, क्योंकि आपको यह पता होगा कि फर्टिलाइजर अगर आपके सेम डेप्थ में होंगे तो एक तो वो क्या कर सकते हैं, सीड की क्वालिटी को इंपेयर कर सकते हैं और साथ में वो क्या कर सकते हैं, आपके सीड के साथ मिक्स होकर क्लम्प्स बना सकते हैं जिससे उतना अच्छा वहां पर आपका जो है सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसकी रूट नीचे की तरफ जाती है और वहां पर आपका इफेक्टिव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो पाएगा अगर वो फर्टिलाइजर हमारा बिलो प्लेस किया गया है सीड के अंदर। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के अंदर हमारा फर्टिलाइजर जो है वो हमेशा सीड से बिलो होना चाहिए। और ज्यादातर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक तो वाइडर स्पेस जो क्रॉप होती है और जिनका सीड आपका साइज बड़ा होता है उनके लिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, जैसे सोरगम, मेज, सनफ्लावर, कॉटन, है ना। तो यहां पर या इसके अलावा हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए। अब आपका जो डिबलिंग होता है वो एक लाइन सोइंग मेथड होता है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग है वो एक रैंडम सोइंग मेथड होता है। डिबलिंग एक कॉस्टलियर मेथड है, इसके अंदर आपको जो है कंसिडरेबल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें आपको टाइम की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक फिक्स सीड रेट की आवश्यकता होती है, इसमें हाई सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपका मैकेनाइजेशन पॉसिबल है, वीडिंग वगैरह या हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं मैकेनाइजेशन मेथड के द्वारा, लेकिन इसमें आपका जो हार्वेस्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो वीडिंग वगैरह होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका बाद में मशीन के द्वारा हम लोग इंटरकल्चरल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, लाइट, इसमें न्यूट्रिएंट सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज का यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये आपका डिबलिंग और जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है इन दोनों के अंदर आपका डिफरेंस बताया गया है कि कौन सा बेटर है और किस सेंस में बेटर है, ये दोनों के बारे में एक आपका बेटर एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका मेथड है जी ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में क्या होता है कि एक ड्रिल मशीन होती है जिसमें सीड आपका कंटिन्यूअसली फ्लो के साथ प्लेस किया जाता है सॉइल के अंदर। और यहां पर यह ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर हमारा जो प्लांट टू प्लांट है वो तो कई बार स्पेसिंग मेंटेन उतनी नहीं हो पाती, लेकिन हमारी जो रो टू रो स्पेसिंग है वो इसमें मेंटेन हो पाती है। और ये हमारा इसके अंदर एक रो में भी और मल्टीपल रोज भी फॉलो की जा सकती है। और अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये आपका ज्यादातर एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर सीड को प्लेस करने में बहुत हेल्पफुल है। प्रॉपर स्पेसिंग हमारी जो है रो टू रो मेंटेन की जा सकती है। और इसके साथ में आपका सोइंग बिहाइंड द प्लो या बुलक ड्राउन सीड ड्रिल एंड ट्रैक्टर ड्राउन सीड ड्रिल, मतलब अलग अलग मेथड के द्वारा इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें हमारा एक तो मशीन जैसे कि हमारी जैसे सीड ड्रिल आप लोग देख सकती हो, या फिर जो बुलॉक्स होते हैं उनके पीछे भी आपका सीड को प्लेस किया जाता है। तो सोइंग बिहाइंड द जो प्लो मेथड होता है उसमें हम लोग दो मेथड को फॉलो करते हैं। किसमें, हमारा जो सोइंग बिहाइंड द प्लो है उसमें हम लोग क्या फॉलो करते हैं, सोइंग बिहाइंड द प्लो। अब इसमें क्या होता है कि आपका एक एनिमल होता है, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एनिमल जो है ये आपके प्लो को लेकर आगे मूव करता है और जिससे आपका फील्ड ओपन होता जा रहा है। और उसके बीच में जैसे ये वुमेन क्या कर रही है, सीड को प्लेस करते हुए जा रही है और ये आपका यहां पर जो है इसको सीड को प्लेस कर देने से सीड एक प्रॉपर डेप्थ में आपका चला जाएगा। लेकिन इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कैरा मेथड। ये आपका होता है सीडिंग बिहाइंड द प्लो। लेकिन दूसरा इसमें क्या होता है, अगर इस मेन के पास यहीं पर एक फनल लगी होती और इस फनल की पाइप यहां पर अटैच कर देते हम लोग, तो ये व्यक्ति ही दूसरे हाथ से क्या करता, इसमें सीड को प्लेस करता हुआ चलता और उस मेथड को हम लोग क्या बोल देते, पोरा मेथड बोल देते। ठीक है, तो ये भी आपका यहां पर सीडिंग बिहाइंड द प्लो और ये सीडिंग बिहाइंड द प्लो दोनों इसी में इंक्लूड होते हैं। और याद रखना कि इसके द्वारा आपका एक
टाइम लग जाता था, लेकिन हमारी जो मशीन के द्वारा यहाँ पर जो आपकी सीडिंग की जाती है, जैसे हम लोग इसमें सीड ड्रिल को फॉलो करते हैं, आजकल हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, वो भी इसी का पार्ट कहीं ना कहीं आ जाते हैं, लेकिन वो होता क्या है, आपका ड्रिलिंग मेथड ही होता है। इसमें क्या किया जाता है, सीड को एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर और आपका रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करते हुए प्लांट को यहां पर आपका सोइंग की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें एक अच्छा, ये आपको ऑलरेडी समझना चाहिए कि इसमें आपके डिफरेंट जो जैसे कि सीड लाइक रेड ग्राम, काउपी, ग्राउंडनट, है ना, जितने भी क्रॉप है ज्यादातर इसके अंदर, चाहे व्हीट वगैरह की बात करें तो सारे हमारे सीड ड्रिल मेथड के द्वारा सोइंग किए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका यहां पर जो है सीड जो है प्रॉपर डेप्थ के ऊपर हम लोग प्लेस कर सकते हैं, और दूसरा स्मॉल सीड या लार्ज सीड, सभी प्रकार के सीड को इसमें प्लेस किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और दूसरा यहां पर आपका इसमें एक और मेथड आ जाता है जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या होता है कि पहले आपके फील्ड के अंदर एक नर्सरी तैयार की जाती है। अब जो नर्सरी का एरिया होता है वो होता है जी 1/10, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 हेक्टेयर एरिया में हम लोग प्लांटिंग करने जा रहे हैं, तो नर्सरी का एरिया जो आपका होगा वो केवल और केवल 1 हेक्टेयर एरिया ही आवश्यकता होता है। तो यहां पर फायदा ये हो जाता है इस ट्रांसप्लांटिंग के अंदर कि एक तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना टाइम पीरियड के बाद हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो याद रखना, जैसे मान के चलिए कोई क्रॉप अगर 3 महीने की है तो उस केस में आपका 1/4 जो टाइम पीरियड होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे किसी भी क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है उसका कम से कम 1/4 जो टाइम होता है वो हमें नर्सरी में रखना पड़ता है। जैसे 4 महीने की क्रॉप है तो उसका 25 से 30 दिन हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड के अंदर हमें नर्सरी में रखना पड़ेगा, और हम नर्सरी में ही उसकी मैनेजमेंट करेंगे ताकि वहां पर किसी प्रकार का कोई डिजीज आता है, वीड अगर आता है तो फील्ड में हमें मैनेज करना आसान होगा, क्योंकि एरिया हमारे पास कम है। लेकिन जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो फिर उसके बाद वो 10 गुना ज्यादा एरिया हो जाता है। तो सोच के देखिए, एक तो 10 गुना ज्यादा एरिया में मैनेजमेंट करना है, एक आपके कम एरिया में मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट एक तो आसान हो जाता है, एक हम लोग जो इनपुट कॉस्ट आपकी अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर वगैरह के फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में, तो वो हमें कम अप्लाई करना पड़ता है। ये ज्यादातर वेजिटेबल्स और जो फ्रूट क्रॉप होती हैं या फिर जैसे राइस वगैरह क्रॉप को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इनके लिए ये मेथड बहुत आपका सूटेबल होता है, क्योंकि उनमें आपको इनिशियल टाइम में जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या फिर डिजीज वगैरह या फिर जो इंसेक्ट के अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस केस में केयर बहुत आसानी से की जा सकती है और एक वेल मैनेज तरीके से आपका यहां पर किया जा सकता है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटिंग अगर हम मैनुअली करने की कोशिश करते हैं तो वो एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस चला जाता है और काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है, कई बार लेबर अगर कॉस्टली यहां पर हमें मिलती है तो ट्रांसप्लांटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द सीडलिंग इन नर्सरी एंड देन प्लांटिंग दिस सीडलिंग इन द प्रिपेयर्ड फील्ड। मतलब क्या होता है कि पहले नर्सरी में फील्ड में नर्सरी में आपका तैयार किया गया प्लांट को और सीडलिंग को, और उन सीडलिंग को फील्ड में आपका क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इट इज कॉमनली डन फॉर द वेजिटेबल एंड फ्लावर क्रॉप एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। इक्विपमेंट फॉर प्लेसिंग प्लांट इन द सॉइल इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटर। अब हम कई बार मशीन से भी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो जिन मशीन के द्वारा ये ट्रांसप्लांटिंग की जाती है उन मशीन्स को ट्रांसप्लांटर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? वहीं अगर हम बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही होता है कि एक तो हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ले सकते हैं, दूसरा आपके मेन फील्ड के अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट हो जाता है, इससे मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। एक तो फील्ड के अंदर आपकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी इसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि नर्सरी रेजिंग जो होती है वो काफी कई बार महंगी पड़ जाती है और ट्रांसप्लांटिंग जो होती है वो अगेन आपकी लेबोरियस और आपकी एक्सपेंसिव मेथड की फॉर्म में जानी जाती है। अब बात करते हैं कि आपकी यहां पर एज ऑफ सीडलिंग कितनी होनी चाहिए, किसके लिए, आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो एज ऑफ सीडलिंग जो होती है 1/4 ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इफ द टोटल ड्यूरेशन इज 16 वीक, तो यहां पर 4 वीक पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका नर्सरी बेड में जो है उसको रखने की कोशिश करेंगे, या 1 महीने के लिए लगभग। और नर्सरी एज इज नॉट वेरी रिजिड, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये कोई रिजिड नहीं होती है, ज्यादातर हम इसको थंब रूल के थ्रू फॉलो करते हैं। जैसे 3 महीने की क्रॉप है तो उस केस में हम लोग 3 वीक आपका मिनिमम क्या करेंगे, उसको नर्सरी में रखेंगे। 4 महीने की क्रॉप है तो 4 वीक के लिए, और 5 महीने की क्रॉप है तो उसमें 2 से 5 वीक के लिए भी हम उसको नर्सरी में रख सकते हैं। और वहीं पर ट्रांसप्लांटिंग शॉक क्या होता है, तो आपको पता है जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं सीडलिंग को, जब नर्सरी से फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कुछ टाइम के लिए उस प्लांट की, उस सीडलिंग की ग्रोथ रुक सी जाती है, वो एकदम से ग्रो नहीं करती है। तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं कि आपका ट्रांसप्लांटिंग, मतलब जब तक वो कोई ग्रोथ शो नहीं करता। दिस इज मोस्टली ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट बिटवीन रूट एंड सॉइल, मतलब आपका जो रूट और सॉइल के बीच में
इसमें एक एनवायरमेंट का चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से ये गैप हमें देखने को मिलता है। एंड न्यूली प्लांटेड सीडलिंग शुड एडजस्ट विद न्यू एनवायरमेंट एंड इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन सीजन, क्रॉप वेराइटी एटसेट्रा। एट हायर टेम्परेचर डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल एंड लीव्स ड्राइड आउट। मतलब क्या होता है कि आपका यहां पर ये जो ट्रांसप्लांटिंग शोक है वो 5 से 7 दिन या 10 दिन का भी हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, क्रॉप कैसी है, उसकी कौन सी वेराइटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। और कई बार जो है उसमें पानी की कमी आने के कारण यानी कि सूखने के कारण पौधे के जो पत्ते होते हैं वो मुरझा भी जाते हैं। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी नॉर्मली इज द 1/10 ऑफ द टोटल एरिया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये यहां पर ट्रांसप्लांटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने बहुत जरूरी है। अब बारी आती है जी हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग क्या होती है? ये आपका सेम कहीं ना कहीं हमारा जो हम लोग एक प्रकार से फॉलो करते हैं ड्रिलिंग मेथड के अंदर वही होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें आपके सीड को कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं प्लेस किया जाता। यहां पर आपकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग और आपकी रो टू रो स्पेसिंग दोनों ही कांस्टेंट फॉर्म में ग्रो करवाया जाता है। और इसमें क्या है कि इन केस ऑफ ड्रिल द सीड आर ड्रॉप्ड इन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम एंड स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर क्या है कि ड्रिलिंग के अंदर आपकी जो प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो उतनी कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन आपकी यहां पर हम हिल ड्रॉपिंग की बात करें तो इसमें जो प्लांट टू प्लांट और आपकी रो टू रो स्पेसिंग होती है दोनों ही मेंटेन्ड होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग के अंदर रो टू रो स्पेसिंग तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि हिल ड्रॉपिंग के अंदर पॉसिबल हो सकता है। और ये आपकी इस प्रकार की मशीन इसमें फॉलो की जाती है। वहीं पर चेक्रो प्लांटिंग भी कुछ ना कुछ हिल ड्रॉ प्लांटिंग के जैसा ही होता है। इसमें भी सेम आपके चेक्रो प्लांटर को फॉलो किया जाता है। और ये जो प्लांटर होते हैं वो अगेन आपकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही इसमें हम लोग जो प्लांटिंग करते हैं, मतलब आपकी जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है उसमें हम लोग इनको फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब आपकी सीड जर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं? वैसे तो आपका यहां पर अगर हम बात करें तो मेजरली 4 फैक्टर हैं जो कि नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के लिए इफेक्टिव माने जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपका होता है मॉइस्चर, या फिर हम इसको वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपकी जो सोइल होती है, अब हम अगर फील्ड में अगर सोइंग करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमारी सोइल उस केस में आपकी जर्मिनेशन को अफेक्ट कर सकती है। और लेकिन आपको पता है कि आजकल हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सोइललेस आपकी क्रॉपिंग भी करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्वाकल्चर करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि या फिर वर्टिकल फार्मिंग वगैरह की जाती है, तो उनमें सोइल की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर हाइड्रोपोनिक्स वगैरह के अंदर आपका डायरेक्टली पानी के अंदर ही हम लोग जो है जर्मिनेशन करते हैं। लेकिन उस केस में बड़े प्लांट या जो आपकी फील्ड क्रॉप होती है उनकी सोइंग पॉसिबल नहीं है, या फिर उनका क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर हमें सोइल की आवश्यकता होती है। और सोइल का टाइप है, सोइल की जो टेक्सचर है, सोइल का स्ट्रक्चर है, सोइल का जो सोइल के अंदर जो माइक्रोबियल लाइफ है, या सोइल के अंदर जो आपकी सैलिनिटी है, एल्कलिनिटी है, मतलब सोइल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे वो फिजिकल है, केमिकल है, वो अफेक्ट करते हैं किसको? आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को। तो डेफिनेटली यहां पर जर्मिनेशन आपका इसके द्वारा इफेक्ट होने वाला है। दूसरी बारी आती है जी मॉइस्चर। अब अच्छा, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है तो वो भी कहीं ना कहीं जर्मिनेशन के बाद उसकी इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद में बारी आती है जी आपकी मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि सोइल में अगर आपका प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होगा, चाहे वो मॉइस्चर ज्यादा हो चाहे मॉइस्चर कम हो, दोनों ही कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ज्यादा होने के केस में भी सीड आपका गल सकता है, रोटिंग हो सकती है, और कम होने के केस में भी क्या हो सकता है? जर्मिनेशन आपकी इंपेयर हो सकती है, उसकी जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो बहुत जरूरी है। अगर उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो दोनों ही केस में आपकी अगेन जर्मिनेशन यहां पर प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। ठीक है, और वही बात आती है लाइट की। तो याद रखना कि मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्रमोटिंग जर्मिनेशन इज रेड। एंड इसमें यहां ये कह सकते हो कि रेड लाइट जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव जर्मिनेशन में हेल्प करती है। और अगर 730 nm की वेवलेंथ की रेडिएशन की बात करें तो वो जर्मिनेशन को इनहिबिट भी कर सकती है। और सोइल की कंडीशन की बात करें तो याद रखना ये डेफिनेटली सोइल के साथ ही एसोसिएटेड है, जिसके अंदर सोइल की टिल्थ वगैरह जो है वो बहुत जरूरी होती है कि सोइल किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वहां पर मेंटेन्ड है। अगर वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है तो उस केस में भी आपको पता है जर्मिनेशन इंपेयर हो सकती है। और यहीं पर आपकी सोइल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि देखो वैसे सोइल के साथ ये पूरा एसोसिएटेड हो जाता है कि सोइल के अंदर जो आपका पोर स्पेस है या सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सोइल का टेम्परेचर है ना, तो ये सारी चीजें आपकी सोइल के साथ एसोसिएटेड है। तो सोइल में आपकी प्रॉपर्टीज एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो उस केस में जर्मिनेशन यहां पर इफेक्ट
हो सकता है और आपकी जर्मिनेशन जो परसेंटेज है उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये सारे फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए, एक ऑप्टिमम फॉर्म के अंदर होने चाहिए सीड के जर्मिनेशन के लिए। अब सीड की जो डेप्थ की बारी आती है तो वो क्या होना चाहिए, तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि सीड की एक ऑप्टिमम डेप्थ बहुत जरूरी है उसके प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब यहां अगर हम बात करें तो सीड जो है वो ज्यादातर आपके डीपर लेयर में अगर प्लेस किए जाए तो वहां पर आपके जर्मिनेशन के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर बिल्कुल सरफेस पर अप्लाई कर दिया जाए तो वहां पर बर्ड्स या फिर ये कह सकते हो पानी के साथ आपके सीड बह के भी जा सकते हैं। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर ना तो बहुत ज्यादा डेप्थ में होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा सरफेस पे होना चाहिए। तो इस केस में एक थंब रूल फॉलो किया जाता है कि लगभग आपकी सीड का जो टोटल डायमीटर होता है उसका 3 से 4 गुना डेप्थ हमें फॉलो करनी चाहिए। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो हमें क्या करना है, उसको 3 या 4 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर ही आपके सीड को प्लेस करना होगा, और यही एक इफेक्टिव माना जाता है। जैसे हमारी मोस्ट जो फील्ड क्रॉप होती है उनको 3 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, और यही एक इफेक्टिव आपकी डेप्थ मानी जाती है सीड की सोइंग के लिए। और बट ये डिपेंड करता है आपकी सीड की प्रॉपर जो आपका डायमीटर है या सीड का जो साइज है उसके ऊपर, और सीड की जो एक्चुअल आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज है उसके ऊपर। तो यहां पर ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो डेप्थ जो है सीड की वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन रहेगा सीड के लिए। अब बारी आती है जी क्रॉप प्लेसमेंट, सॉरी क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। तो यहां पर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक वेल मैनर के तरीके में होने चाहिए। अगर सारे के सारे फैक्टर्स हमने प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में नहीं दिए तो उस केस में प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और ना ही प्रॉपर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। फॉर गुड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जो हमारी सीडिंग है वो एक बेहतरीन आपका यहां पर एक फैक्टर माना जाता है अगर प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन हमें करना है। द बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट इज इन टर्न एक्सप्रेस्ड एज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन फील्ड। मतलब आपका यहां पर जो है कितना क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हो पाया वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सीड कितना जर्मिनेट किया है और फील्ड में कितनी नंबर ऑफ ऑप्टिमम प्लांट प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि हर एक फील्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिंग ये बहुत जरूरी होता है कि एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फील्ड में होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होगी तभी तो वहां पर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा और तभी क्या हो पाएगा, वहां पर एक इफेक्टिव हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी निकलकर आ पाएगा। अब बारी आती है जी नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड एज प्लांट पॉपुलेशन। मतलब एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट प्रेजेंट है वो हमारी प्लांट पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। और अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ये आपकी अलग अलग क्रॉप के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि कितनी होनी चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट और बायोमास फ्रॉम पर यूनिट एरिया। मतलब यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से कितना मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकता है उसको हम लोग एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। और एनी इंक्रीज बियॉन्ड दिस स्टेज रिजल्ट इन द आइदर नो इंक्रीज और रिडक्शन इन बायोमास। मतलब यहां पर क्या है कि अगर उससे हम ऊपर बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन अगर बढ़ा भी देंगे तो यहां पर यील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर उससे कम कर देंगे तो यील्ड के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ प्लांट को बढ़ाते हैं तो हमारी इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, वहां पर आपकी यील्ड इंक्रीज नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम घटा रहे हैं तो उस केस में हमारी यील्ड को डिक्रीज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही केस में ये चीज बहुत जरूरी होती है कि यहां पर क्या चीज हमें फॉलो करना है। और वहीं अगर हम बात करें तो प्लांट की ज्योमेट्री क्या है, तो देखो इस केस में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम इन एरिया टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली इज कॉल्ड एज क्रॉप ज्योमेट्री। मतलब आपके फील्ड के अंदर क्रॉप किस प्रकार से रोज और कॉलम में प्रेजेंट है उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्रॉप ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है इट इज अदरवाइज एरिया ऑक्यूपाइड ए सिंगल प्लांट लाइक राइस 20:15 सेंटीमीटर। मतलब आपका राइस जो है वो किस प्रकार से फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, रो टू रो स्पेसिंग कितनी है और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आपकी कितनी मेंटेन की गई है, उसको हम लोग क्रॉप ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी एसेंशियल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज लाइक लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस। क्योंकि देखो यही क्रॉप ज्योमेट्री होती है जो फील्ड के अंदर नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन को डिसाइड करती है, और इसी के बिहाफ पर मैंने बताया था कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसी के बेस पर हो पाएगा। तो इसलिए आपकी क्रॉप ज्योमेट्री या प्लांटिंग ज्योमेट्री और उसके साथ में नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन दोनों ही नेसेसरी होते हैं। और यहां पर जो ज्योमेट्री होती है इसको कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रकार से फॉलो करते हैं। जैसे आपकी रैंडम प्लांट ज्योमेट्री है जिसको हम लोग ज्यादातर अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर कोई भी ज्योमेट्री हमारी फॉलो नहीं की जाती, लेकिन हम स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री जैसे कि आपके जो फील्ड के अंदर क्रॉप लगाए जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, प्लांट टू प्लांट आपकी और रो टू रो प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन की जाती है। तो वहां पर जैसे कि कोकोनट के केस में 7.5:7.5 है, बनाना के केस में 1.5:1.5 1.8:1.8 है। तो यहां
क्या होता है कि प्रॉपर साइंटिफिक इनोवेशंस की जाती है, रिसर्च की जाती है, और उन रिसर्च से ये डिसीजन लिया जाता है कि इतनी स्पेसिंग बहुत जरूरी है आपके प्लांट टू प्लांट और रो टू रो के बीच में। अगर ये स्पेसिंग हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका क्रॉप प्रोडक्शन और यील्ड क्या डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री के अंदर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपकी यहां पर रेक्टेंगुलर मेथड भी होता है। इस केस में क्या होता है कि यहां पर आपका सॉलिड रो, पेड रो और आपका स्किप रो अरेंजमेंट फॉलो किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड रो, ईच रो विल हैव नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट, दिस इज फॉलोड ओनली फॉर एनुअल क्रॉप विच हैव टिलरिंग पैटर्न एंड दिस देयर इज डेफिनेट रो अरेंजमेंट बट नो कॉलम अरेंजमेंट। मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग फील्ड क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, व्हीट है, राइस है, तो इनमें क्या होता है कि आपका प्लांट टू प्लांट तो स्पेसिंग मेंटेन नहीं हो जाती, लेकिन रो टू रो स्पेसिंग जो होती है वो क्या होती है, आपकी मेंटेन होती है। और यहां पर एक प्रॉपर रो टू रो स्पेसिंग के साथ इनको ग्रो करवाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड रो क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये हमारा एक प्रकार से रेक्टेंगुलर मेथड का ही पार्ट होता है। दूसरी आपकी बारी आती है जी पेड रो अरेंजमेंट, एंड इट इज ए आल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड इट इज ए क्रॉप रिक्वायर्ड 60 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग, यानी कि प्लांट टू प्लांट 60 सेंटीमीटर है और आपका यहां पर सॉरी रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और आपका प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर है। एंड इफ पेड रो इज टू बी अडॉप्टेड, स्पेसिंग इज अल्टर्ड टू 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 60 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू अकोमोडेट एन इंटरक्रॉप, द बेस पॉपुलेशन इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब यहां पर क्या होगा, आपका अगर हम लोग पेड रो फॉलो करना चाहते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्पेसिंग होगी वो यहां पर 60 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 90 सेंटीमीटर कर दी जाती है, ताकि हम इंटरक्रॉपिंग जो है प्रॉपर तरीके से कर सकें। और वहीं पर स्किप रो की बात करें तो ए रो ऑफ प्लांटिंग इज स्किप्ड एंड हेंस देयर इज ए रिडक्शन इन पॉपुलेशन एंड दिस इज रिडक्शन इज कंपनसेटेड बाय प्लांटिंग इन इंटरक्रॉप प्रैक्टिस इन द रेनफेड और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब यहां पर क्या होता है कि कई बार हम लोग इन बिटवीन जो रो होती है उसको स्किप कर देते हैं। जैसे हमारी एक्चुअल फील्ड के अंदर कितनी होनी चाहिए, 10 रो होनी चाहिए थी, जैसे हम ग्रो करवाते हैं, तो वो 10 रो में से एक एक रो इन बिटवीन से हटा दी गई और उन रोज के बीच में हमने इंटरक्रॉपिंग एज ए ग्रो करवा लिया। और ज्यादातर ये आपका ड्राईलैंड एरिया या रेनफेड एरिया होता है, वहां पर इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और इसको हम स्किप रो। लेकिन ये आपका किसके अंडर में आता है, रेक्टेंगुलर मेथड के अंडर में आता है। तो ये आपके अलग अलग मेथड हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं फील्ड के अंदर एज ए वेल मेंटेन प्लांट पॉपुलेशन और क्रॉप ज्योमेट्री जो है वेल तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि वहां पर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग कर सकें। और नेक्स्ट आपका आता है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो ये जो ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग होता है, इसमें हमारी जो वाइडिंग जो स्पेस क्रॉप होती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जैसे कि कोकोनट आपका मैंगो यहां पर हो सकता है, तो इन क्रॉप को क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया के अंदर आपका ये कह सकते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो करवाने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, इस मेथड को फॉलो किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ट्रायंगुलर मेथड होता है। बाकी मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के जो प्लांटिंग मेथड है और जो आपका प्लांटिंग पैटर्न है, इनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब के अंदर। आप कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, तो उस सेशन को जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें इफेक्टिव वे के साथ मैंने पूरे मेथड को आपका डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि हेक्सागोनल मेथड क्या होता है, क्विंक्विक्स मेथड क्या होता है। ये कुछ दिन पहले मैंने यहां पर आपका YouTube के ऊपर ही डिस्कस किया है, तो उसको एक बार जाकर आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन वहां पर किया हुआ है। अब बारी आती है जी यहां पर कि ये हमारे जो मेथड है इनको किस प्रकार से हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपका बहुत जरूरी है अगर हम एक इफेक्टिव क्रॉप प्रोडक्शन उस फील्ड से चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा सेशन आज का था और उम्मीद है कि इस सेशन में आपको हर तरीके से हेल्प मिली होगी और पूरा का पूरा टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया तो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको यहां पर आंसर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है आपका फर्दर जो है किस किस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।